Hello everyone and welcome back to the ISC guide. This video is going to be a crash course on everything that you need to learn for English essay writing in ISC. Okay, so this is a video for both 11th and 12th and इस वीडियो में please hear me out. मैं सिर्फ और सिर्फ वो वाले टिप्स नहीं देने वाला that you can find rest where on the internet या फिर अपने टीचर्स से. आई एम गोइंग टू गिव यू टिप्स जो मे बी आप लोगों ने पहले कभी सुने नहीं होंगे, कभी पहले सोचे नहीं होंगे. I'm going to expose you to some ideas that are rarely talked about, but जो actually काम करते हैं. These are things that I've confirmed with ISC board moderators also. I've also used them myself in my exams. I've seen my seniors using them, जिन लोगों को 99% तक आया, and I've also seen my juniors using them, जिनको essays में 17-18 आते हैं. Alright, so I'm going to share those tips in this video. Okay, so first I'm going to start with the creative essays. First we'll start with descriptive. Okay, and then afterwards I have a general tip for all creative essays जो बहुत काम में आने वाला है तुम्हारे. ओके, तो डिस्क्रिप्टिव हमेशा डिस्क्राइब लिखा हुआ रहेगा. तो हाउ डू यू हैव टू अटेम्प्ट दीज? सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में क्या है. दीज क्वेश्चंस आर लाइक अ पैराग्राफ. ओके, 2 लाइन्स रहती हैं, 2-3 लाइन्स कुछ मिलेंगे, तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स रहते हैं दैट यू कैन नॉट मिस. दिस इज द प्यूपिल एनालिसिस ऑफ 2025 एंड यहाँ पे बेसिकली ऐसे का जो क्वेश्चन देके रखा था. लेट्स सी योर चिल्ड्रंस लाइब्रेरी इन योर लोकेलिटी इज इन ए निग्लेक्टेड कंडीशन. योर फ्रेंड्स विजिटेड इट रिसेंटली एंड तुम लोगों ने डिसाइड किया दैट यू वांट टू डू समथिंग अबाउट इट. व्हाट डिड यू सी देयर एंड हाउ डिड यू ब्रिंग अबाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज? डिस्क्राइब द एक्साइटमेंट ऑन द रीओपनिंग डे एंड हाउ यू फेल्ट व्हेन मेनी चिल्ड्रन बिगैन टू विजिट इट. अभी you just read the question. Many people missed keywords like library, neglected condition and reopening day. ये चीज़ों के बारे में वो लिखना ही भूल गए. तो you understand कि people miss कर सकते हैं, especially when let's say you have a lack of time, क्योंकि most people prefer writing the essay at the last. Okay? तो when you have a lack of time तो miss कर सकते हो, but starting से in the reading time be mindful of what you are getting into. तो यहाँ पे अगर ये ऐसे लिखना है तो ट्रेन जर्नी एब्सोल्युटली मस्ट एसेंशियल. तो कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, यहाँ पे फैमिली देके रखा तो यू कांट राइट फ्रेंड्स. ऑन रीचिंग द रेलवे स्टेशन यू डिस्कवर दैट योर ट्रेन वॉज डिलेड बाय 2 आवर्स. तो यहाँ पे 2 आवर्स है तो यू मस्ट राइट 2 आवर्स. इट कांट बिकम 4 आवर्स. okay, डिले को और डिले मत करो, जस्ट डोंट मेक इट दैट कॉम्प्लिकेटेड. डिस्क्राइब हाउ यू स्पेंड दोस 2 आवर्स. तो हमें ये डिस्क्राइब करना है मेन चीज. एंड हमें बेसिकली यहाँ पे चालू होता है कि हम लोगों को मेरे पैराग्राफ्स कैसे डिवाइड करना है. सो वी नो वी ओनली हैव 5 पैराग्राफ्स. ठीक है, तो ईच वन मस्ट हैव ए स्पेसिफिक पर्पस. तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव में तुम्हें पर्पस हमेशा फॉर ईच पैराग्राफ क्वेश्चन में ही दिया होता है 99.99% ऑफ द टाइम. तो हियर वी विल सी डिटेलिंग व्हाट यू सॉ एटलीस्ट एक पैराग्राफ, वरना इनको मिक्स कर सकते हो. ओके, मेनी पीपल वो लोग क्या प्रेफर करते हैं, दे विल गिव इंट्रोडक्शन इन द फर्स्ट पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ में फॉर एग्जाम्पल आई डिटेल व्हाट आई सॉ, तो मेरा विजुअल इमेजरी एंड वो सब आ जाएगा. थर्ड वाले में द साउंड्स दैट आई हर्ड. फोर्थ वाले में इंटरैक्शंस दैट आई हैड. एंड देन फिफ्थ में माई फीलिंग्स व्हेन आई सॉ द ट्रेन फाइनली अप्रोच द स्टेशन. तो ऐसे करके प्रॉपरली डिवाइड हो गया. तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या, आई वॉज एक्साइटेड टू गो बट देन पता चला कि 2 घंटे से डिले. देन नेक्स्ट 3 पैराग्राफ में पूरा डिस्क्रिप्शन आया एंड फोर्थ में फीलिंग्स आ गई, सॉरी फिफ्थ में फीलिंग्स आ गई. डज दैट मेक सेंस? आई होप इट डज. तो ऐसे करके तुम्हें पैराग्राफ्स का डिविजन भी करना आना चाहिए. एट एनी टाइम कोई भी तुम्हें क्वेश्चन आए तो तुम्हें डिस्क्रिप्टिव को ऐसे ही डिवाइड करना है. नाउ when you are actually writing the descriptive essays, many teachers what they say is कि descriptive essays लिखो उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं. But there is a mistake there. There is a fallacy in that logic. Okay, think about it. Descriptive essays में बहुत vocabulary लगती है. Okay, many people say कि बहुत ज़्यादा vocabulary लगती है. वरना you must have a good brain that can visualize things. तो अगर आई नो कि मेरे पास वो अबिलिटी है टू राइट दोज काइंड ऑफ एसेज, तो मोस्ट पीपल दैट डू गो फॉर डिस्क्रिप्टिव ऑलरेडी नो दैट दे हैव अ गुड वोकैबुलरी, अ गुड सेंस टू एक्चुअली एक्सप्रेस थिंग्स.
सिंस उन लोग के पास ये एबिलिटी होती है तभी वो लिख रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स अगर वो लोग ऑलरेडी गुड ऐसे राइटर्स हैं तो वो लोग अच्छा ही ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो डू नॉट गेट ब्लाइंडेड बाय दिस कि बोर्ड मॉडरेटर ज्यादा मार्क्स देते हैं, दैट इज नॉट द केस। दे ओनली गिव यू मार्क्स अकॉर्डिंग टू वॉट यू राइट। तो ऐसा कुछ भी स्टाइल नहीं है, या फिर ऐसा कोई भी स्पेसिफिक ऐसे नहीं है जहां पे तुम्हें बोर्ड मॉडरेटर्स ज्यादा मार्क्स देंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अबिलिटी टू राइट। तो जरा भी डीमोटिवेट नहीं हो कि अगर डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं आता और मैं नरेटिव लिख रहा हूं तो मुझे कम मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अबिलिटी टू राइट, ठीक है। तो वील कम टू द वोकैबुलरी पॉइंट एक्चुअली एट द एंड ऑफ द क्रिएटिव सेक्शन। तो ये डिस्क्रिप्टिव में और क्या करना रहता है, मोस्ट पीपल क्या करते हैं व्हेन दे आर राइटिंग डिस्क्रिप्टिव, एंड दिस इज देयर बिगेस्ट मिस्टेक, दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डिस्क्रिप्टिव मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि तुम वेडिंग को डिस्क्राइब कर रहे हो एक, तो यू आर डिस्क्राइबिंग लेट्स से द मंडप ऑफ द शादी। तो यू आर डिस्क्राइबिंग इट एज इट was decorated by orange and yellow flowers, and there were pink curtains that hung from the ceiling. For many people that is descriptive, but that is absolutely not descriptive. इतना डिस्क्रिप्शन तो तुम्हें स्टोरीज में भी देना पड़ता है जस्ट टू गिव अ सेटिंग। ये सिर्फ तुमने सेटिंग ही दी है कि शादी में चल क्या रहा है, इतना तो तुम स्टोरी में भी लिखोगे एंड मे बी नरेटिव में भी लिखोगे। डिस्क्रिप्टिव में यू हैव टू जूम इन। इसके लिए डिस्क्रिप्टिव एसेज में वो कभी भी प्लॉट नहीं देते कुछ, यू कांट राइट अ गुड प्लॉट आउट ऑफ दिस, क्योंकि दैट इज नॉट व्हाट दे आर आस्किंग। तुम्हें प्लॉट नहीं लिखना है एब्सोल्युटली, यू हैव टू जूम इन। तो तुम क्या डिस्क्राइब कर सकते हो, लेट्स से कि you are describing that the flowers were hung in 17 semicircles across the stage of the reception, and then you are describing that the pink curtains वो exactly कैसे लटके हुए थे, right? They were hung up by hooks, maybe एक हुक थोड़ा नीचे था, गिर रहा था because a kid fell on the curtain। ये सारी चीजें डिस्क्राइब करनी, you have to zoom in। ओके अगर हल्दी डिस्क्राइब कर रहे हो तो यू डू नॉट हैव टू राइट कि फॉर एग्जाम्पल द जो भी एक रिलेटिव ने जाके बैठा हुआ था एंड उस पे हल्दी लगाया, तो यू जस्ट डोंट हैव टू से दैट, यू हैव टू से कि वो जो येलो कलर की हल्दी थी वो थोड़ी बहुत बाल पे भी लगी, थोड़ी कान के अंदर की, ये सब चीज़ें डिस्क्राइब करने। यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट वाइल राइटिंग दीज डिस्क्रिप्टिव एसेज, ओके। एंड लेट्स कम बैक टू दिस ट्रेन एग्जाम्पल। यहाँ पे भी अगर मैं बैठा हुआ एंड आई एम सीइंग आसपास क्या चल रहा है, I'm just not going to say कि there was no train, scorching sun, ये सब नहीं। I'm going to describe कि कूली के सर पे से पसीना कैसा गिर रहा है, okay, how it is for example trickling down his cheek and his forehead, and how there is one infant crying and उसकी मम्मी उसको बार बार दूध की बॉटल दे रही है which he is not taking। ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूँगा। I'm just not going to say actually what we expect will happen on the train station, okay। Okay, now coming to the narrative essay, it is a first person narrative always, ठीक है। नरेटिव ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेकंड रहेगा एंड नरेट वाला वर्ड रहेगा उसके अंदर, ठीक है। तो नरेटिव एसेज में तुम्हें ऑलवेज फर्स्ट पर्सन नरेटिव। व्हाट डज दैट मीन, जो प्रोनाउन दैट यू विल बी यूजिंग इज आई। आई फॉर आईफोन, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइस क्यूब, that is the pronoun that you will be using throughout your essay। तो since you are saying I, that means कि तुम खुद के बारे में बात कर रहे हो। that means the essay must be from a perspective of a 16 or 17-year-old। since या तो तुम 11th में हो वरना 12th में हो, तो it must be from the perspective of a 16 or 17-year-old, preferably from India। फॉरेन भी अवॉइड करो, मे बी अगर कुछ वेकेशन का है तो अलग बात है, बट जस्ट अवॉइड इट। इंडिया में ही रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि बोर्ड मॉडरेटर्स, तो ट्राई टू स्टे इन इंडिया। एंड उसके ऊपर से सिंस यू आर अ 16 और 17-year-old, यू कैन नॉट डू सर्टेन थिंग्स। तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते, यू कैन नॉट बी मैरिड, यू कैन नॉट ड्राइव अ कार, यू कैन नॉट ड्रिंक अल्कोहल। ये सारी चीज़ें मैनी पीपल कैन मिस, एटलीस्ट लीगली तुम नहीं कर सकते, तो उसको प्लीज़ ऐसे में मत लिखना, ठीक है, प्लीज। बिकॉज यू मस्ट राइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ 16 और 17-year-old बॉय और गर्ल।
Okay, now how to actually write these narrative essays. Narrative essays का जो भी तुम्हारा स्टोरी वाला पार्ट रहता है ना, that is there. The plot and ये सब is not that, मतलब इतना एक्साइटिंग नहीं होगा ना तो चलेगा. That is not what they are expecting. नरेटिव में दे वांट इट टू बी वेरी रियलिस्टिक. तो रियल लाइफ में जैसी चीजें चलती है ना, वैसे ही अगर तुम्हें खुद का कोई एक्चुअल इंसिडेंट याद आ रहा है ना, दैट इज द परफेक्ट थिंग दैट यू कैन राइट, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली पता रहेगा करना क्या. एंड आई विल कम टू दैट, ठीक है. तो नरेटिव एसेस में दे डू नॉट वांट अ बिग ग्रैंड काइंड ऑफ स्टोरी जहाँ पे वो लोग एकदम सरप्राइज हो जाए, या फिर दे आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द सीट्स. ये सब चीजें नहीं चाहिए उनको. एकदम थ्रिल वाले स्टोरीज नहीं चाहिए. दे वांट स्टोरीज जहाँ पे they understand what you actually, for example, learned from it. Okay, let's read this prompt. During the lunch break, a surprising sight unfolded as a monkey entered your school campus. तो monkey and ये सब है तो थोड़ा humorous वाला ऐसे लग रहा है. Okay. Narrate your experience as you took charge and guided junior students to their classroom, ensuring their safety. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज ए ह्यूमरस साइड कि बंदर आ गया स्कूल में, बट इट इज मिक्सड इन विद अ हिंट ऑफ सीरियसनेस कि यू एज अ चाइल्ड रियलाइज कि ये सेफ्टी को डेंजर हो सकता है. तो यू आर गाइडिंग चिल्ड्रन इनटू क्लासरूम्स एंड इनटू सेफ स्पेसेस. ओके, तो वहां पे यू हैव टू ब्लेंड इन दिस ह्यूमर along with this seriousness. तो that is what they are trying to bring out. तो ये seriousness में ना तुम्हारे actual reflections जो रहेंगे वो बहुत matter करेंगे. तो how would we write, for example, 5 paragraphs for this? First paragraph, I'll start with, I'm sitting with my friends during the lunch break, and I'll try to end the paragraph by first spotting the monkey. And यहाँ पे लिखा हुआ है कि it is a surprising sight. ओके, तो फर्स्ट आई मस्ट से कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा मेरी आंखों पे व्हाट आई एम सेइंग, कि मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है कि बंदर कैसे आ गया. ओके, तो इट इज ए सरप्राइजिंग साइड. सेकेंड पैराग्राफ में, एंड हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नरेटिव एसेस, योर थॉट्स. कि सिर्फ तुम्हें डिस्क्राइब नहीं करते जाने की क्या हो रहा है, आई डिड दिस एंड आई डिड दैट एंड उसके बाद मैंने वो होते हुए देखा तो आई वेंट देयर एंड आई हेल्प द किड आउट, ये नहीं बोलना है. यू सॉ वन थिंग हैपनिंग, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया. देन यू सॉ अ सेकेंड थिंग हैपनिंग, यू सी कि अ बंदर इज गोइंग टूवर्ड्स अ स्मॉल चाइल्ड फ्रॉम जूनियर केजी. तो यू सी दैट एंड you think something कि you maybe the बंदर is attacking or you are thinking something, तो वो भी mention करना है. आफ्टर दैट लेट्स से तुम एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हो जस्ट फॉर अ ब्रीफ सेकेंड इन योर माइंड कि मैं इसको पीछे से जाता हूँ, उठाता हूँ एंड लेके भाग जाऊंगा बच्चे को. सो इवन इफ अगर मंकी मेरे पीछे मुझे चेस करने आया तो देर आर अदर्स हु कैन हेल्प मी गेट अवे. तुम ऐसे सोच रहे हो. सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है. सिंस देखो फर्स्ट पर्सन में लिख रहे हो, तो द रीडर जब वो भी इसको विजुअलाइज कर रहा होगा ना वाइल रीडिंग, वो भी एट दैट टाइम विल बी थिंकिंग फ्रॉम अ फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव. तो वो लोग इमेजिन करेंगे कि वो उनके खुद के साथ हो रहा है. तो वेन एवर अ थिंग हैपन्स टू यू तो तुम्हारे थॉट्स तो रहेंगे ना. तो हाउ कैन यू मिस आउट ऑन थॉट्स. तो थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इधर. तो यू मस्ट राइट वॉट एवर यू आर थिंकिंग एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. Okay, your plan of action, maybe a joke comes to you, avoid jokes, but like since ये थोड़ा humorous वाला ऐसे वो लोग को बनाना ही है, तो maybe you can write one, maybe you get a pun so you write that down. ठीक है, तो जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है. Now coming to the story. Story में very important thing is the plot. इसमें जो अलग अलग प्लेयर्स रहते हैं ना स्टोरी, ठीक है. यू हैव द प्लॉट, यू हैव द कैरेक्टर्स, यू हैव द डायलॉग्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लॉट. तो प्लॉट के लिए ओके, प्लॉट डेवलप करना तुम्हें आना चाहिए. यू मस्ट बी वेरी गुड एट दैट एंड उसके लिए प्रैक्टिस करते रहना. आई विल गिव यू अ प्रैक्टिस व्हेन आई एंड द क्रिएटिव सेशन. ठीक है, तो शॉर्ट स्टोरीज में सबसे पहले तो यू मस्ट नो इट इज एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी. तो तुम अपना कोई जाना पहचाना सीरियल, टीवी शो, मूवी, बुक, उससे इंस्पायर होके मत लिखना. Okay, you can for example have the same names of things. Okay, you can get inspired from, I don't know, some favorite movie that you have and तुम्हारे main characters could have the same name,
but the plot cannot be the same. Okay, especially if it is a famous movie or something. ठीक है, अगर कोई niche movie है, you still cannot risk it. If it is a niche टीवी शो और वीडियो गेम जहां से तुम इंस्पायर हो रहे हो, स्टिल द बोर्ड मॉडरेटर कुड हैव रेड, played, or seen it. So avoid things that have already been created at all costs. Okay. Another thing, do not leave your stories on a cliffhanger. Avoid at all costs. हमें कोई stranger things नहीं चाहिए इधर. We do not need the board moderator to be thinking about what the hell they just read. They do not read an ending जहाँ पे they realize कि they were actually in a dream. ये सारी चीजें are too cliche, and honestly the board moderators might cut marks when they come across these essays. Okay, to keep that in mind. अभी I'll give you the essential tips जो तुम्हें और कहीं पे नहीं मिलेगी. Things that are missed out by most teachers, most YouTubers, and most of your friends too. ठीक है, मोस्ट लोग बोलेंगे when you come to descriptive especially or just creative writing in general, you need good vocabulary. You need to know words like inexorable. You need to know words like de-establishmentarianism. Absolutely not. कुछ नहीं चाहिए ये. I'll give you the trick to master creative writing essays. It is called literary devices. लिटरेचर में तुम बेसिकली 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये मिनिमम. ये लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं? मेटाफोर्स, सिमिलीज, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमैटोपोएया, ये सारी चीजें तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो यू हैव टू यूज देम. इट इज एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तुम्हें हर बार अच्छे वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है. सिंपल वर्ड्स व्हेन grouped together in a good manner at least can be more impactful than using high vocabulary words. क्योंकि अगर तुम बहुत इंटेलेक्चुअल कोई वर्ड यूज कर रहे हो ना, यू डू नॉट नो इफ द बोर्ड मॉडरेटर नोज दैट वर्ड और नॉट. ठीक है, वैसा भी चांस होता है. इट इज ऑलवेज गुड इफ यू कैन यूज दोज वर्ड्स. इट इज वेरी गुड दैट यू हैव सच अ वास्ट वोकैबुलरी, बट इवन इफ you don't have to back out of these essays. ठीक है, I have many friends that back out of creative essays क्योंकि उनका ये है कि just मेरे पास इतनी vocabulary नहीं है लिखने के लिए. You do not need vocabulary इतनी. Maybe in an essay you need to write 2 or 3 uncommon words. ठीक है, uncommon words वो तुम्हारा vocabulary दिखा देता है, and I'll come to that too. ठीक है, सबसे पहले हम लोग imagery देखते हैं क्या होता है. ओके, तो वेन एवर यू आर राइटिंग डिस्क्रिप्टिव, एज आई सेड, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. इवन फॉर स्टोरीज तुम उसमें थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो, वहां पे भी विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, सिंस यू हैव टू गिव दैट सेटिंग. नरेटिव में तुम फर्स्ट पर्सन पीओवी से लिख रहे हो, वहां पे भी तुम्हारा थोड़ा बहुत बेसिकली विजुअल इमेजरी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो वॉट यू आर सीइंग तुम्हें वो डिस्क्राइब करना आना चाहिए. तो इन दोज केसेस, how do you need to write? Using simple words. You need to use literary devices, metaphors, and things. So let's read some examples. His legs ached after climbing so many flights of stairs, and he could feel the red in his face. Red in his face मतलब ऐसे when you are exercising too much तो पूरे ऐसे गाल basically थोड़े लोगों के red हो जाते हैं. That is basically the heat. You know, that's what people say. तो पूरा लाल, उसके गाल सब लाल हो गए एंड गर्म हो रहा है उसका पूरा चेहरा. He couldn't wait to get out of his sticky, sweaty clothes and let the cool, soothing water wash over him in the shower. So this is a very good descriptive essay का line. Okay. तो यहाँ पे तुम properly describe कर रहे हो, सिर्फ ये नहीं बोल रहे हो कि he climbed a lot of stairs, he was very tired and he could not wait to get out of his clothes and sleep. ये नहीं बोल रहे हो. सी that carries the same meaning, absolutely same meaning. Well, वो मेरे इसमें सो रहे हैं, यहाँ पे शावर करने जा रहे हैं, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? मीनिंग सेम रह रहा है, बट द वे दैट यू एक्सप्रेस इट चेंजेस. नाउ लेट्स रीड द सेम सेंटेंस when I'm using good vocabulary. His legs throbbed after ascending countless flights of stairs, heat rising to his cheeks. He longed to peel off his clammy, sweat-soaked clothes and surrender to the cool, soothing cascade of the shower. अच्छा है, if you can write like this, very good.
बट अगर नहीं लिख पा रहे हो, क्योंकि दिस इज यूजिंग अ लॉट ऑफ गुड वोकेबलरी, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन, दिस इज ऑल्सो गुड. आईड से पर्सनली ये बेटर है, क्योंकि दिस गेट्स योर पॉइंट अक्रॉस क्विकर. तुम क्या बताना चाह रहे हो, द रीडर कैन इमीडिएटली विजुअलाइज, कैन इमीडिएटली फील दोज थिंग्स. जब तुम स्टिकी स्वेटी क्लोथ्स बोल रहे हो ना, दे कैन फील देयर ओन क्लोथ्स स्टिक टू देयर बॉडीज. बट जब क्लैमी क्लोथ्स बोल रहे हो, इट डजेंट कैरी द सेम इफेक्ट, इवन इफ इट स्पेसिफाइज दैट इमोशन मोर. वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहा है वो और स्पेसिफिसिटी में जाके बता रहा है, बट स्टिल दिस फील्स बेटर वाइल रीडिंग, दिस फील्स बेटर वाइल विजुअलाइजिंग. These are simpler words. You can absolutely use basic words to get across points like this. Let's read more. As she walked through the wintry woods, her teeth chattered and the leaves crunched under her feet. तो ये क्या auditory imagery होगी, right? And बहुत सारे, for example, यू कैन यूज ओनोमैटोपिया. ओनोमैटोपिया क्या होती है, जो भी साउंड तुम एक्चुअली सुन रहे हो तुम उसे लिख रहे हो. तो फॉर एग्जाम्पल टीथ चैटरिंग की साउंड कैसी हो सकती है, वरना वी वर डूइंग दिस ट्रेन वाला ऐसे, राइट? तो यू वांट टू स्टार्ट ऑफ विद अ साउंड, तो यू कैन राइट चू चू फॉर एग्जाम्पल, एंड यू कैन स्टार्ट लाइक दिस. एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है, ये सब चीजें तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को, तुम्हारी स्टोरी राइटिंग को, तुम्हारे नरेटिव राइटिंग को बहुत एनहांस करता है. Okay, let's read last one. As they sat on the soft, sugary sand beach, waiting for the sunset, the sinking sun shimmered on the water as the blue sky transformed into various shades of purple and pink. Immediately तुम इसको visualize कर सकते हो. Instead of saying they sat on the beach and watched the sunset, ये descriptive writing में लिखते हैं. एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि यू आर ओनली स्टिकिंग विद दीज इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तुम स्टोरीज एंड नरेटिव में भी इसको यूज कर सकते हो. एब्सोल्युटली. ओके, डू नॉट वरी अबाउट दैट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसी टाइप की राइटिंग इज ओनली अलाउड इन डिस्क्रिप्टिव. तो यहाँ पे यू कैन सी अगेन बहुत सिंपल वर्ड्स यूज किए. मे बी द मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड इन दिस एंटायर पैराग्राफ इज शिमर्ड. एंड शिमर्ड हम लोग को पता ही है, यू आर इन 11th and 12th grade. तो शिमर्ड इज लाइक ग्लिटरिंग. So you can visualize it gives off a sense of warmth and everything to the reader. So it is a very good sentence. अभी इसको तुम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो वो सब पे भी बताऊंगा. नाउ कमिंग टू वोकैबुलरी, 2-3 वर्ड्स यू हैव टू एक्चुअली राइट ऑफ गुड वोकैबुलरी. ओके, 2-3 वर्ड्स एटलीस्ट इंक्लूड करने का ट्राई करो. बट यू डू नॉट नीड टू राइट वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स. एज आई सेड, इनएक्सॉरेबल नहीं चाहिए उनको सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस नहीं चाहिए. दीज वर्ड्स टू लॉन्ग, दे आर बेसिकली टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एन essay लाइक दिस. तुम्हें ये सब नहीं चाहिए. यू कैन गो विथ सिंपल वोकैबुलरी एंड थिंग्स. ऑनेस्टली देखो, जो भी तुम लिखोगे ना, जो भी वर्ड्स तुम याद कर रहे हो, राइट दी ऐसे अकॉर्डिंग टू दोज वर्ड्स कि तुम्हें वो कहीं पे इंक्लूड करना है. तो व्हेन यू लर्न दोज वर्ड्स ना, वो भी बहुत कॉमन टाइप के करके जाओ. तो बहुत सारे आउटसाइड सेटिंग वाले एसेज में क्या रहता है, यू से दैट यू कुड स्मेल द रेन, स्मेल द फर्स्ट शावर ऑफ रेन हिटिंग द अर्थ. एंड जो अर्थ का स्मेल आता है उस टाइम, राइट, पहली बारिश के बाद अर्थ का स्मेल. तो व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड पेट्रिकॉर. एक अच्छा वर्ड आ गया तुम्हारे पास दैट यू कैन यूज. अनदर वर्ड आई विल गिव यू, ज़ेफायर. ये क्या होता है? दिस इज जस्ट अ जेंटल ब्रीज. तुम कोई भी ऐसे लिख रहे हो जहां पे एक पर्सन है, हवा तो बहेगी, तो यू कैन राइट दिस वर्ड ज़ेफायर. अगर तुम्हें सिर्फ आसपास का फॉर एग्जांपल स्मेल डिस्क्राइब करना है इन एन ओपन एनवायरनमेंट, शायद अभी जिस बारिश हुई इन योर स्पेसिफिक स्टोरी, तो पेट्रिकॉर. तो ऐसे करके यू कैन फाइंड मोर वर्ड्स विच इज एब्सोल्युटली इजी टू लर्न, एंड उसके ऊपर से तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो. अनदर वर्ड दैट आई विल गिव यू इज बॉन्कर्स. इसका मीनिंग होता है बेसिकली क्रेजी और इनसेन. तो ये भी तुम बहुत जगहों पे यूज कर सकते हो. आफ्टर दिस you can go with more difficult words. You can use words like loquacious. इसका मीनिंग होता है talkative. You can use the word insipid. इसका मीनिंग होता है dull और boring. ठीक है, तो these are some words
जो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्पेलिंग ईजी है, एंड इनका मीनिंग यू कैन एब्सोल्युटली यूज देम एनीवेयर। ठीक है, तो कोई भी बोरिंग कॉन्वर्सेशन भी हो सकती है, इंसिपिड खाना भी हो सकता है जिसका मतलब टेस्ट बहुत ब्लैंड है। यू कैन हैव अ टॉकेटिव फ्रेंड इन योर नरेटिव एसेज। एनीथिंग, एनी सिचुएशन कैन बी कंप्लीटली क्रेजी। और जो बंदर स्कूल में आया, दैट इज एब्सोल्युटली बोंकर्स ऐसे, राइट। तो वोकैबुलरी भी ऐसी लर्न करके जाओ दैट इज सिंपल येट अनकॉमन, येट यू कैन यूज देम एनीवेयर। दैट इज द परफेक्ट मिक्स दैट यू नीड टू फाइंड। तो तुम पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आ रहा है कि कितने सारे वर्ड्स करके जाने, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर मैक्स 10। पर्सनली मैं तो लाइक 6 7 8 9 करके जाता था, ठीक है, उतना ही, मैक्सिमम 10 वर्ड्स करके जाओ। नाउ कमिंग टू हाउ डू यू प्रैक्टिस दीज लिटरेरी डिवाइसेस। सबसे पहले रीड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। गो ऑनलाइन, सर्च फॉर इमेजरी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। गेट यूज टू रीडिंग दीज। क्या सेकेंड थिंग, this tip is inspired from Tick Tick Boom. It is a movie on Netflix starring Andrew Garfield. तो उसमें जो एंड्रू गारफील्ड का कैरेक्टर रहता है, whenever he is like sitting idly, वो जब भी खाली बैठा रहता है, वो क्या करता है, in the story at least he says is that he picks up a common object जो भी उसके आसपास है, एंड उसके ऊपर वो गाना लिखता है, कि सिंस ही इज ट्राइंग टू राइट अ म्यूजिकल इन दैट मूवी। बट अभी हम लोग इसको हमारे केस में अप्लाई करने वाले। लेट्स से कि तुम बस कम्यूट कर रहे हो, ठीक है, वरना अपने क्लास में बैठे हो, बोर हो रहे हो, जस्ट अभी रिविजन का टाइम चल रहा है, तो मे बी योर टीचर इज नॉट डूइंग मच, तो तुम आसपास बैठे हो, यू आर गेटिंग बोर्ड, तो जस्ट ऊपर देखो, आसपास देखो, यू विल स्पॉट एन ऑब्जेक्ट एंड उसके ऊपर एक स्टोरी या प्लॉट लिखने की कोशिश करो। लेट्स से अगर तुम स्टोरी लिख रहे हो तो, या फिर यू आर ए डिस्क्रिप्टिव राइटर, तो जस्ट लुक एट एनी ऑब्जेक्ट एंड उसको डिस्क्राइब करने का ट्राई करो। लुक एट योर पिल्लो, आइडेंटिफाई द क्रीजेस इन इट्स पिल्लो केस, आइडेंटिफाई हाउ सॉफ्ट एंड मुशी दैट pillow feels while some other pillows are rock solid। ये सारी चीजें ऑब्जर्व करो। नरेटिव वाले हो तो जो भी इंसिडेंट्स हो रहे, मे बी वो बैठ के रिकॉल कर रहे हो, कि जो लेट्स से तुम्हारे साथ सुबह कुछ फनी चीज हुई, तो हाउ यू कैन डिस्क्राइब इट। इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल थिंग, मे बी विल टेक यू लाइक 1 or 2 minutes। अच्छा टाइम पास हो गया, यू डोंट हैव टू सिट डाउन एंड स्टडी। 1 2 मिनट का टाइम पास हो गया, ठीक है, मूविंग ऑन। तो ढंग से पढ़ भी नहीं रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू गेट इनफ प्रैक्टिस कि जब एग्जाम में लिखना है ना, तो यू आर नॉट एब्सोल्युटली ब्लैंक। सो प्रैक्टिस दिस एंड दिस शुड बी इनफ टू गेट यू रियली गुड मार्क्स इन क्रिएटिव वाले एसेस। Okay, now we'll move on to the second part, which is like the analytical essays। तो इसमें आ जाता है हमारे आर्ग्यूमेंटेटिव, वन वर्ड एंड हमारा रिफ्लेक्टिव ऐसे। सबसे पहले I'd like to clarify, वन वर्ड essays में you can write stories and narratives and descriptives also। ये बेसिकली यू कैन कंपेयर इट टू आवर पिक्चर कॉम्पोजिशन जो हमें 9th 10th 10th में था। इसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो, एब्सोल्युटली कुछ भी, एंड इट विल बी कंसिडर्ड द सेम। तो दिस कैन बी a second alternative to any kind of thing that you basically write। डिस्क्रिप्टिव लिखते हो, ठीक है, तो यू हैव द टॉपिक लाइफ टू, अगर तुम्हें ये वाला टॉपिक पसंद नहीं आ रहा तो ये चलेगा, कोई तुम्हें रोकने नहीं वाला है। इनफैक्ट इफ यू रीड द प्यूपिल एनालिसिस ना, यहाँ पे भी देखे रखा है, वन वर्ड टॉपिक में कुछ भी लिख सकते हो। सी एनी टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन मे बी रिटन एज लॉन्ग एज इट इज कनेक्टेड विद द वर्ड। यहाँ पे हमारा वर्ड लाइफ है, तो एज लॉन्ग एज इट इज कनेक्टेड टू लाइफ, तुम कोई भी टाइप का ऐसे लिख सकते हो। तो दिस इज योर सेकेंड सब्सटीट्यूट ऑलवेज। नाउ कमिंग टू दीज टू, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड रिफ्लेक्टिव में मेन डिस्टिंक्शन क्या रहता है। आर्ग्यूमेंटेटिव में यू मस्ट चूज अ साइड, यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है, यू मस्ट बी इधर फॉर द टॉपिक और अगेंस्ट इट। वाइल रिफ्लेक्टिव में यू कैन हैव अ स्टांस जो दोनों के बीच में। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स शुड नॉट इन्फ्लुएंस द चिल्ड्रन व्हेन चूजिंग द सब्जेक्ट्स दे विश टू स्टडी। यू कैन चूज वेदर यू आर फॉर और अगेंस्ट, एंड यहाँ पे यू बिकम वॉट यू रीड, प्रेजेंट योर रिफ्लेक्शंस। तो यू बिकम वॉट यू रीड, या तो तुम इसके फॉर हो सकते हो, इसके अगेंस्ट हो सकते हो, वरना तुम दोनों के एविडेंस दे सकते हो। ऑलराइट, नाउ लिखना कैसे ही है। व्हेन यू कम टू आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस, डू नॉट स्टार्ट डायरेक्टली, नेवर।
सीधा ये नहीं स्टार्ट करना है आई एम फॉर द टॉपिक दैट पेरेंट्स शुड नॉट इन्फ्लुएंस द चिल्ड्रन व्हेन चूजिंग द सब्जेक्ट्स दे विश टू स्टडी. डायरेक्टली ये नहीं लिखना है. गिव सम काइंड ऑफ प्रीलॉग टू द एंटायर ऐसे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो टू द टॉपिक. तो यू कैन स्टार्ट फॉर एग्जाम्पल दिस स्पेसिफिक ऐसे कि इंडिया में इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम कि पेरेंट्स प्रेशराइज their children into choosing specific subjects because they want social status. वरना if they choose specific kind of streams, for example science stream choose करते हैं तो ज़्यादा social respect मिलता है, and they forget what the child actually wants या फिर whether they'll even succeed in the field or not. ठीक है, दीज आर थिंग्स दैट यू आर सीइंग अराउंड. बहुत सारे तुम्हारे दोस्तों ने जेई लेके रखा होगा, मे बी यू आर अ चाइल्ड ऑफ जेई, यू आर अ चाइल्ड ऑफ नीट. देर आर मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स or even yourself that has been pressurized into taking the stream or subjects that you have taken. तो उसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है. आफ्टर दैट ओके, यहाँ पे भी लिखा हुआ है you must write at least 4 distinct arguments. Okay, for safety if you want, अगर तुम्हें like लगता है कि 4 तुम्हारे एकदम accurate arguments नहीं है, go for 5, but 4 arguments are minimum needed. तो तुम्हारे 4 distinct pointers होने चाहिए to actually argue either for or against the topic. तो यहाँ पे for example parents should not influence children. आई एम एब्सोल्युटली फॉर इट कि पेरेंट्स को इस डिसीजन में बेसिकली इंटरफियर नहीं करना चाहिए. आई एम एब्सोल्युटली फॉर दैट टॉपिक. तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया एंड आई एम एंडिंग इट विथ माई फॉर और अगेंस्ट स्टेटमेंट. आफ्टर दैट जितने भी पैराग्राफ्स है उसमें मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा एंड उनको सपोर्ट करूंगा. तो आई विल गिव माई 4 or 5 आर्ग्यूमेंट्स एंड उनको सपोर्ट कैसे करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल फॉरगेट दिस. उनको सपोर्ट कैसे करना है, यू हैव टू follow AAE. Okay, analogies, anecdotes and examples. These 3 are the strongest things that you can give and probably the only things that you can give. जब तुम एक फॉर एग्जाम्पल कोई एकेडमिक ऐसे लिख रहे हो जहाँ पे यू हैव टू डिफेंड द टॉपिक, व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम वहाँ पे तुम अलग अलग सोर्सेज देते हो, राइट. यू विल साइट डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च पेपर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिकल्स. सिंस दिस इज एन ऑन द स्पॉट ऐसे ऑफकोर्स तुम साइटेशंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो इसमें, तो तुम्हें इसमें अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस पे ये सब चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा. यू विल हैव टू मेक द रीडर फील कनेक्टेड एंड एक्चुअली सपोर्ट वॉट एवर यू आर सेइंग. तो अगर मैं फॉर हूँ तो मुझे सबसे पहली चीज़ दैट आई सेड वॉज एनालॉजीज. एनालॉजीज क्या हो रहती है, बेसिकली यू आर कंपेयरिंग 2 थिंग्स एंड वो कंपैरिजन से तुम और उसको क्लियर बना रहे हो कि ये चीज़ एक्चुअली है क्या. फॉर एग्जाम्पल रेजिंग चिल्ड्रन इज लाइक गार्डनिंग. यू आर नर्चरिंग प्लांट्स बाय प्रोवाइडिंग देम विथ वाटर. तो यहाँ पे तुम बच्चों को भी यू आर प्रोवाइडिंग देम विथ द एसेंशियल स्किल्स और द एसेंशियल वैल्यूज दैट दे नीड टू ग्रो विथ. ठीक है, तो तुम ऐसे टाइप का जब एक कंपैरिजन प्रोवाइड करते हो इन ऑर्डर टू सॉलिडिफाई योर पॉइंट, उसको एनालॉजी बोलते हैं. You can also use these absolutely in your creative writings. Second thing that I said was anecdotes. Anecdotes are basically short stories from your own life. Okay? तो जो तुमने एक्चुअली अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया. तो लेट्स से कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फोर्स करके रखा है टू टेक द स्ट्रीम दैट यू हैव चोजन. तो तुम उसके ऊपर लिख रहे हो कि हाउ मच ट्रबल दैट कॉजेज यू. तुम अपने लाइफ के बारे में एक्चुअली लिख रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एन एनेक्डोट. बट जो भी तुम लिख रहे हो ना, इट कांट बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि तुम यहाँ पे जनरली आर्ग्यू कर रहे हो फॉर अ जनरल स्टेटमेंट. तो दैट थिंग शुड बी एबल टू एक्चुअली ऑल्सो सपोर्ट अ जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक, ए जनरलाइज्ड आर्ग्यूमेंट दैट यू आर गिविंग. तो तुम ये नहीं बोल सकते कि साइंस लेने से मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं एंड दैट इज वाई यू शुड नॉट टेक साइंस. नहीं, दैट इज नॉट अ वैलिड पॉइंट. तुम्हें और थोड़ा जनरलाइज करके लिखना है, इतना स्पेसिफिक नहीं हो सकता, इवन इफ यू आर टेकिंग एनेक्डोट्स. The third thing I said was examples. Examples are similar to anecdotes, but examples are absolutely in a broader context. ये तुम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ पे तुम्हारी लाइफ से स्पेसिफिकली होना ज़रूरी नहीं है, या फिर इट डजेंट नेसेसरीली हैव टू बी आउट ऑफ एनीवन्स लाइफ.
It just has to be an example that supports your argument. That is it. Coming to reflective, यहाँ पे again you can follow the same structure. तो अगर argumentative लिख रहे हो ना, you have this topic. सेकेंड ऑप्शन के लिए ये वाला जो वन वर्ड ऐसे रहेगा, उस पर भी तुम आर्ग्यूमेंटेटिव लिख सकते हो, एंड इस पे भी तुम आर्ग्यूमेंटेटिव का सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो. यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस व्हेन इट कम्स टू आर्ग्यूमेंटेटिव. इसमें यू कैन एंड यू हैव टू अडॉप्ट अ बिट मोर फिलोसॉफिकल अप्रोच टू. सिंस यू आर रिफ्लेक्टिंग, यहाँ पे तुम्हारे एनेक्डोट्स थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शंस आर ओनली बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड. तो यहाँ पे तुम्हें जो तुम्हारे एनेक्डोट्स रहेंगे, द स्टोरीज फ्रॉम योर ओन लाइफ, वो थोड़ी ज़्यादा देनी रहेंगी. अलॉन्ग विद दैट, रिफ्लेक्शंस, मॉरल ऑफ द स्टोरी इंपॉर्टेंट है. रिफ्लेक्शंस को ट्रीट करो एज मॉरल ऑफ द स्टोरी. तो जो तुम्हारा लेट्स से कि यही है, यू बिकम व्हाट यू रीड, तुम्हें लेट्स से मॉरल लेना है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स या तो वैसे ले सकते हो, वरना यू कैन अडॉप्ट अ वेरी फिलोसॉफिकल अप्रोच एंड तुम उसको कंपैरिजन करके लिख सकते हो. Okay, I hope that's understood. But यहाँ पे I'm going to emphasize again, you can choose to be in this topic in the middle. तो let's say तुम 2 points for दे रहे हो and 2 points against दे रहे हो. See the pupil analysis. They may be for or against the topic or even sit on the fence. तो बीच में भी हो सकता है. Okay, and again यहाँ पे 4 main ideas have to be presented. 4 होने ही चाहिए. Okay. And of course it should be focused on the topic. So that is what they want out of these essays. इसमें कुछ it isn't like necessary कुछ टिप नहीं है देने के लिए, as I had for creative writing. इसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा important चीज़ रहती है ना, to understand is structure. लोग जब स्ट्रक्चर खराब कर देते हैं ना in these essays, बहुत जल्दी मार्क्स कटते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स कटते हैं. So you need to be familiar with the structure that is there in these essays. एंड जो तुम्हारा फ्लो रहता है ना फ्रॉम पैराग्राफ टू पैराग्राफ, वो बहुत फ्लुएंट एंड फ्लूइड होना चाहिए कि तो हाँ, ऑल पॉइंट्स आर कनेक्टेड, एंड जो लास्ट कंक्लूजन पैराग्राफ है, इट शुड ब्रिंग ऑल दीज पॉइंट्स टुगेदर एंड सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट टुगेदर वन लास्ट टाइम. ये तो ऑल योर आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट सुपर हीरोज, एंड लास्ट में अवेंजर्स असेंबल करके उस साथ में जो तुम्हारा पॉइंट है उसको सपोर्ट कर रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. तो मेन चीज इसमें यही है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग एंड यू मस्ट ट्रूली सपोर्ट व्हाट यू आर राइटिंग. इफ यू ट्रूली सपोर्ट इट, तो तुम इजीली लिख पाओगे दीज एसेस. इसमें यू डोंट नीड टू विजुअलाइज अ लॉट, सिर्फ तुम्हें अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स चाहिए. इट कांट बी ओवरलैपिंग पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होना जरूरी है. यहीं पे लोग गलतियां करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट थिंक ऑफ सो मेनी पॉइंट्स, स्पेशली व्हेन टाइम कम रहता है, एंड वरना उनको लोग ढंग से सपोर्ट नहीं कर पाते. Okay, so that was it for this video. If you have any questions, drop them down in the comments. I always reply within like 5 or 6 hours. So all questions down in the comments. Uske upar se, right now I'm doing this English grammar series. If you also want to get notes for ISC psychology, जो मैंने पूरा series already complete कर लिया for 11th and 12th, you can get those notes on my WhatsApp channel. तो link is in the description. Join that. You will get a lot of help. मैं English के भी थोड़े resources डालूंगा since I've started this English series now. And in the future मैं computer भी cover करने वाला हूँ and sociology भी cover करने वाला हूँ. Okay, so if you have any of those subjects, this channel will be a big help for you. I guarantee it. Okay, that was it from me today. If you have your exams tomorrow, all the best and bye-bye.